हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 6 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो में सबसे पहले कल के क्वेश्चन की बात करेंगे। कल मैंने आपसे पूछा था केसरिया स्तूप जो है ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है, तो वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने बिहार आंसर दिया है उन सभी का आंसर सही है। अब देखिए केसरिया स्तूप है क्या। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है यही है केसरिया स्तूप और ये खुदाई के दौरान पाए गए थे और इसके जो मेन एक्सकेवेटर थे ये आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के थे के महमूद, जिनकी देख रेख में खुदाई करी गई थी और तब ये पाए गए थे, जिनको बोला जाता है केसरिया स्तूप। और ये बुद्ध के ज़माने के हैं, मतलब ऐसा माना जाता है कि बुद्ध यहीं पर बैठ के मेडिटेशन करते थे और लोगों को उपदेश दिया करते थे। तो इस टाइम पर अगर करंट लोकेशन की बात करें तो बिहार में जो चंपारण है और चंपारण में भी जो पूर्वी चंपारण वाला हिस्सा है वहाँ पर ये स्थित है केसरिया स्तूप। तो बिहार वाले सभी स्टूडेंट सही हैं जिन्होंने आंसर किया है ए। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में ये कौन है जिनके द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स के डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया है। तो दरअसल ये एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति CR पाटिल के द्वारा। किसके द्वारा? CR पाटिल। ये इस टाइम पर जल शक्ति मिनिस्टर हैं। इन्होंने एक नई वेबसाइट लॉन्च करी हुई है। अब ये जो वेबसाइट है ये पूरे भारत भर के हर एक राज्य में जो जल विभाग है उसकी पूरी जानकारी देगा और ये टाइम टू टाइम अपडेट भी होता रहेगा। आज की डेट में हर एक राज्य में हर एक डिस्ट्रिक्ट में पानी के पीने की व्यवस्था कैसी है, कहीं पर कंटेमिनेटेड वाटर आ रहा है तो उसे क्लीन कैसे किया जाए, कहीं पर पॉल्यूशन अगर हो रहा है, थर्मल पॉल्यूशन हो रहा है इंडस्ट्री की वजह से, पानी में जाकर केमिकल मिल रहा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर अपडेट होती रहेंगी जिससे कि सरकार को उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाने में आसानी होगी। भारत सरकार की तरफ से भारतीय रेलवे के लिए कितनी धनराशि अभी हाल ही में एलोकेट करी गई है? तो सेंट्रल कैबिनेट की तरफ से 18,658 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। अब इस पैसे की मदद से समझ लीजिए क्या होगा। महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ इन 3 राज्यों के अंदर टोटल 15 डिस्ट्रिक्ट्स में 1247 किलोमीटर की रेलवे लाइंस डाली जाएंगी और ये जो रेलवे लाइन होंगी ये ओवरऑल अगर बात करें तो करीब करीब 3,350 नए गांवों को रेलवे से जोड़ने का काम करेगी। इतना ही नहीं, इसके अंतर्गत इस धनराशि से 19 नए रेलवे स्टेशंस भी बनाए जाएंगे। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब ये रेलवे ट्रैक बन के तैयार होंगे तो इस पर जो ट्रेन चलेगी वो सारी इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड होगी, मतलब पॉल्यूशन उससे कम होगा। तो ये करीब करीब 95 करोड़ लीटर पेट्रोलियम का जो खपत है उसको कम कर देगी। अब 95 करोड़ लीटर का मतलब पेड़ों के फॉर्म में अगर बात करें तो 19 करोड़ पेड़ों की कमी को ये पूरा करेगा प्रोजेक्ट। और इस टाइम पर रेलवे के चेयरपर्सन कौन है? तो ये है सतीश कुमार। कौन है? सतीश कुमार। और ध्यान रखिएगा इंडियन रेलवे के इतिहास में पहली बार कोई दलित चेयरपर्सन बने हैं इंडियन रेलवे के, तो ये हैं सतीश कुमार। नाम आप इनका ध्यान रखिएगा। यही CEO हैं और यही चेयरपर्सन है इस टाइम पे। हाल ही में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये पोर्टल उनके लिए लॉन्च किया गया है जो कि भारतीय रेल में यात्रा कर रहे हैं और अगर उनका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खो गया है तो ये पोर्टल इस तरीके के पैसेंजर्स की मदद करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो इसको नाम दिया गया है CEIR पोर्टल। यहाँ पर CEIR का मतलब है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। तो ये एक ऐसा पोर्टल है जिसको अभी पायलट प्रोजेक्ट बेस पर चलाया गया था नॉर्थ ईस्ट रीजन में। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ कि आप ये समझ लो पायलट प्रोजेक्ट में पिछले 1 साल से इसको चलाया जा रहा था, जनवरी 2024 से लेकर फरवरी 2025 तक। इस बीच में आपको जानकर हैरानी होगी 1,15,000 ऐसे पैसेंजर्स थे जिनके मोबाइल फोन्स खोए और जिनकी कीमत ओवरऑल अगर देखा जाए तो 84 करोड़ रुपए थी। और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने इस पोर्टल के ही जरिए 1,15,000 जो यात्री थे उनके गैजेट्स उनको बुलाकर वापस उन्हें हैंड ओवर किए हैं। तो ये काफ़ी चौंकाने वाले आंकड़े रहे पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पर और ये सफल रहा। इसी बेसिस पर अब इसको इंडियन रेलवे के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है पोर्टल। तो ध्यान रखिएगा, अब से अगर आपका भी कोई इक्विपमेंट खो जाता है रेल में यात्रा करते दौरान तो CEIR नाम का ये पोर्टल है जहां पर जाके आपको रजिस्टर करना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैंकॉक की ऑफिशियल विजिट पर है। मैंने आपको पहले भी बताया है और परसों के करंट अफेयर में भी बताया था कि एग्रीमेंट पैक्ट साइन हुआ है और इस बार जो बिम्स्टेक की मीटिंग है वहाँ पर आयोजित करी जा रही है। तो बिम्स्टेक की 6वीं मीटिंग का आयोजन हो रहा है और इस दौरान भारत और थाईलैंड के बीच में कितने एग्रीमेंट पर साइन किए गए हैं, तो टोटल 6 एग्रीमेंट्स पर समझौता हुआ है। ये जो एग्रीमेंट्स हैं ये आईटी को लेकर हैं, मैरीटाइम, एमएसएमई, हैंडलूम हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देंगे दोनों देश, कल्चर एंड एजुकेशन को लेकर भी पैक्ट साइन हुआ है। तो ओवरऑल इन सभी क्षेत्रों में 6 एग्रीमेंट साइन हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर गए ही हैं ऑफिशियल विजिट पर और साथ में ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है ये थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम है शाइना वात्रा। क्या नाम है? शाइना वात्रा। तो लास्ट टाइम पीएम नरेंद्र मोदी और शाइना वात्रा की डायरेक्ट मुलाकात अक्टूबर 2024 में हुई थी जब आसियान की मीटिंग थी और ये दूसरा ऐसा इवेंट था जब दोनों देशों के प्रधानमंत्री आमने सामने थे। नेशनल मैरीटाइम डे कौन से दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 5 अप्रैल को। कल के दिन ये दिवस मनाया गया और इसको मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि जो जलमार्ग होता है इससे जो व्यापार आज की डेट में हो रहा है इसकी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए, क्योंकि दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा व्यापार हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, वो सब मैरीटाइम की ही वजह से हो रहा है। एयर से वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। एयरक्राफ्ट में इतना कार्गो ही नहीं आ सकता है जितना एक बार में शिप्स में आ जाता है। इवन शिप्स में एयरक्राफ्ट से 100 गुना ज़्यादा कैरियर एक बार में आ जाता है और इसकी कॉस्ट भी कम पड़ती है। अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड मैरीटाइम डे कौन से दिन मनाया जाता है, ये तो बात हो गई नेशनल मैरीटाइम डे की, भारत में केवल मनाया जाता है। तो वर्ल्ड मैरीटाइम डे हर सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाया जाता है। ठीक है, अब वो तारीख कोई भी हो सकती है। हाल ही में सीके बिरला ग्रुप जो कंपनी है इनकी एक सब्सिडरी है जिसका नाम था HIL। HIL का नाम इन्होंने बदल दिया है, तो इसकी रीब्रांडिंग करके इसका नया नाम इन्होंने रखा है बिरला नू। क्या रखा है? बिरला नू। और बिरला नू में सीके बिरला ग्रुप 1300 करोड़ इन्वेस्ट भी करेगा आने वाले समय में। अब ये जो HIL आप बोल लो या बिरला नू बोल लो, ये किस तरीके की कंपनी है? तो ये बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने वाली कंपनी है। जैसे कि कोई इमारत अगर बनाई जा रही है तो उस इमारत को बनाने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए वो ये कंपनी बनाती है। और बाकी आपको पता ही है बिरला ग्रुप सीमेंट बनाने का काम करता है। ठीक है, और बिरला ग्रुप के और भी कई सारे प्रोडक्ट हैं जो कि रियल एस्टेट में यूज़ किए जाते हैं। सीके बिरला ग्रुप बहुत पुराना है। इसकी स्थापना 1857 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और चेयरपर्सन सीके बिरला खुद हैं। ये कौन से 2 संस्थान हैं जिन्होंने अभी हाल ही में पैक्ट साइन किया है और ये इंडियन आर्मी के लिए MRSAM सिस्टम बनाने का काम करेंगे। यहाँ पर MRSAM का मतलब है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो इंडियन आर्मी को ऐसी मिसाइल्स चाहिए कि अगर कोई भी एयर अटैक हो तो ये मिसाइल हवा में ही उस टारगेट को लॉक करके वहीं पर डिस्ट्रॉय करते। तो ऐसी मिसाइल्स बनाने के लिए DRDO और साथ में इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, इन दोनों ने पैक्ट साइन किया है और दोनों के पैक्ट साइन करने के बाद अभी हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया गया है। उड़ीसा में APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो है वहीं पर इसकी टेस्टिंग करी गई और टोटल 4 मिसाइल्स का परीक्षण किया गया। 2 करी गई शॉर्ट रेंज की और 2 लॉन्ग रेंज की मिसाइल का परीक्षण किया गया और ये चारों जो टेस्टिंग थी ये सक्सेसफुल रही। चारों ने ही अपने फास्ट स्पीडिंग जो एयर लॉक था उसको टारगेट किया और वहीं पर हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। DRDO की स्थापना 1958 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। DRDO के चेयरपर्सन है समीर V कामत। क्या नाम है? समीर V कामत। रिमेन इंडियन आर्मी के इस टाइम पे चीफ कौन है? ये है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी, आर्मी चीफ, या आप जनरल बोल सकते हो। तो अल्टीमेटली इंडियन आर्मी के लिए MRSAM सिस्टम जो बनेगा इसमें इजराइल हमारा साथ दे रहा है। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंडियन रेलवेज के साथ पैक्ट साइन किया है और ये भारतीय रेलवे को ऑटोमेटिक व्हील प्रोफाइल मेजरमेंट सिस्टम बनाकर देंगे? तो ये है DMRC, जिसको बोलते हैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। पूरे भारत में जितनी भी मेट्रो चलाई जा रही हैं उन सब में सबसे ज़्यादा हाईटेक है दिल्ली मेट्रो। इसकी स्थापना साल 2002 में करी गई थी। दिल्ली मेट्रो पूरे भारत की इकलौती और अभी तक की पहली ऐसी मेट्रो है
जिसको वेस्ट से एनर्जी में कन्वर्ट करके चलाया जा रहा है। मतलब कूड़े से बिजली बनाती है डीएमआरसी और उसी बिजली से दिल्ली मेट्रो चलाई जाती है। ये इसकी खास बात है। तो डीएमआरसी अब इंडियन रेलवे को ऑटोमेटिक व्हील प्रोफाइल मेजरमेंट सिस्टम बनाकर देंगे। अब ये है क्या, इसको समझते हैं। ये बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि कैमरा सेंसर्स पर बेस्ड है। अब ऐसे में क्या होता है, जो ट्रेन है, ट्रेन के नीचे जहां पर पहिए लगे होते हैं, इन पहियों के पास कैमरा सेंसर्स लगे होंगे और ये कैमरा सेंसर्स क्या करते हैं, पहियों की रियल टाइम इंस्पेक्शन करते रहते हैं, उसकी कंडीशन बताते रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल की जो कार आ रही हैं उसमें रियल टाइम एयर मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। टायर प्रेशर वो चेक करती रहती है गाड़ियां और बताती रहती हैं कि कौन से टायर में हवा कम हो गई है। लेकिन अब ट्रेन में तो ऐसा है नहीं। ट्रेन में तो लोहे के ही पहिए होते हैं, तो आपको ये दूर से लगता होगा कि ये काफ़ी लोहा लाट है या लॉन्ग लास्टिंग होंगे, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि ट्रेन भी उतनी ही स्पीड से भागती है और लगातार चलती रहती है, हर दिन लाखों किलोमीटर तय करती है। तो ऐसे में क्या है, ये पहिए घिसते भी हैं बहुत जल्दी, तो इनको बदलना भी टाइम टू टाइम पड़ता है। तो एक तरीके का ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि व्हील प्रोफाइल को मेजरमेंट करेगी। तो भारतीय रेलवे को इसकी काफ़ी ज़रूरत है और अच्छी बात यह है कि ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत डीएमआरसी ही इंडियन रेलवे को बनाकर देगी। ये कौन है जिनको एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं मोहसिन नकवी, और मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरपर्सन हैं। इतना ही नहीं, ये पाकिस्तान में इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से इनको चुना गया है अगले प्रेसिडेंट के रूप में, और इन्होंने श्रीलंका के शम्मी सिल्वा की जगह ली है। तो शम्मी सिल्वा अब रिटायर हो गए हैं इस पोस्ट से। इवन अगर बात करी जाए तो अभी ये कुछ टाइम पहले न्यूज़ में भी थे, चैंपियंस ट्रॉफी जो आयोजित करी गई थी उसमें रिकॉर्ड टाइम में इन्होंने पाकिस्तान के 2 स्टेडियम बनाकर तैयार किए थे। एक तो गद्दाफी स्टेडियम हो गया लाहौर का, और दूसरा कराची स्टेडियम इन्होंने बनाकर तैयार किया था। हालांकि 3 स्टेडियम बनने थे, रावलपिंडी वाला बनकर तैयार नहीं हो पाया था, तो उस टाइम पर ये काफ़ी चर्चा में रहे थे। रशिया के द्वारा हाल ही में पहली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन लॉन्च करी गई है, और ख़ास बात यह है कि इस सबमरीन में जिरकन हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी लगी हुई हैं। इसका नाम क्या है? तो इस सबमरीन का नाम है पर्म। क्या नाम है? पर्म। और ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी लैस सबमरीन है। इवन आपको बता दूं, जो जिरकन हाइपरसोनिक मिसाइल इसमें लगे हुए हैं, इसकी जो क्षमता है, ये आसपास अपनी रेंज में 1000 किलोमीटर तक टारगेट को लॉक करके आसानी से मार सकती है। दूसरी चीज़ है इसकी स्पीड। इसकी स्पीड सुनकर आपको लगेगा कि हाँ, इतना एडवांस तो अभी टेक्नोलॉजी यूएस के भी पास नहीं है। दरअसल जो जिरकन है, इसकी स्पीड है इस टाइम पर 9900 किलोमीटर पर आवर। मतलब कहने का ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा। और लगभग इसको दुनिया का इस टाइम पर कोई भी ऐसा रडार नहीं है जो कि इसे इंटरसेप्ट कर पाए। एक बार अगर ये लॉक हो गई तो ये रडार्स जितनी देर में काम करेंगे उतनी देर में तो ये टारगेट को जाकर हिट ही कर देगी सीधे। ऑलमोस्ट अगर बात करें तो ये 8 मैच की स्पीड होती है, 8 मैच। तो इसको लॉन्च किया गया है रशिया के द्वारा, और अगले साल तक इसको रशिया पैसिफिक ओशन में डिप्लॉय कर देगा। इसकी एक और ख़ास बात है, ये अपने आसपास प्लाज्मा क्लाउड भी बनाती है। ये प्लाज्मा क्लाउड दुनिया भर के रडार से इसको बचाने में मदद करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, इस टाइम पर टेक्स्ट बुक पे ऑफर चल रहा है। 90% तक का फ्लैट डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं किसी भी बैच में टेक्स्ट बुक के, अगर आप मेरा कोड लगाते हैं तो कोड सुल्तान लगाकर आप जीएसपी में भी आ सकते हैं। इस टाइम पे गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम, जिसको हम इसी बेसिस पर चला रहे हैं, जिसमें टेक्स्ट बुक आपको गारंटी देता है कि आपका सिलेक्शन इस बार सीजीएल में होगा। अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो आपकी फ़ी रिफंड भी हो जाती है पूरी की पूरी। ये खास बात है इसकी। जीएसपी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और भी दूसरे बैचेस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पे भी जाके आप कोई भी कोर्स अवेल कर सकते हैं अपने हिसाब से। एसएससी सीजीएल का जो बैच था ये 4000 का था। मेरा कोड अगर आप सुल्तान लगाते हैं तो ये 949 का आपको इस टाइम पर मिल जाएगा। साथ में 6 महीने की पहले वैलिडिटी थी, इस टाइम पर आपको 9 महीने की वैलिडिटी मिल रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो सीपीओ का बैच था ये भी 4000 का था। इस टाइम पर मेरे कोड की मदद से 299 का आप केवल ले सकते हैं। तो आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा बड़ा कोई ऑफर हो सकता है। मात्र 300 रुपये में पूरा कोर्स आपको मिल जाता है, और केवल कोर्स ही नहीं, उसके अंदर मॉक टेस्ट भी होते हैं। और आपको तो पता ही है, मॉक टेस्ट का नाम ही टेक्स्ट बुक है।
टेक्स्ट बुक से बेहतर मॉक टेस्ट कोई नहीं दे सकता आपको। चाहे जितने भी टॉपर हों, सारे टॉपर टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट देकर ही निकल रहे हैं। CHSL और CPO इस तरीके से सारे बैचेस वहाँ पर लॉन्च है और ये ऑफर आपको इस कोड की ही मदद से मिलेगा। तो जैसे ही आप कोड डालेंगे उस पर अप्लाई का बटन आता है, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखोगे प्राइस अपने आप रिड्यूस हो गए हैं। हाल ही में NPCI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रही है इनका नाम है सोहनी राजोला। अब से NPCI की नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ग्रोथ होंगी ये। NPCI जिसको बोलते हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना साल 2008 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा करी गई थी और साथ में बैंकिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया भी थी। आज की डेट में भारत में जितने भी पेमेंट एग्रीगेटर यूज हो रहे हैं, चाहे पेटीएम हो गया, गूगल पे, फोन पे, भारत पे, ये सब कुछ NPCI के अंतर्गत ही आते हैं। युवा स्पार्क के फाउंडर कौन हैं जिनको भारत सरकार की तरफ से नेशनल यूथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और यह पुरस्कार इनको इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने छोटे बच्चों की एजुकेशन के लिए बेहतर कार्य किया है। तो युवा स्पार्क के फाउंडर हैं आकर्ष श्रॉफ। क्या नाम है? आकर्ष श्रॉफ। और जो नेशनल यूथ अवार्ड है ये भारत सरकार की तरफ से उन लोगों को दिया जाता है जो कि सोशल वेलफेयर के लिए बेहतर कार्य करते हैं और उनकी उम्र 30 साल से कम होनी चाहिए। तो आकर्ष श्रॉफ ऐसे ही हैं, 30 साल से कम की इनकी उम्र है। इनको डॉक्टर मनसुख मांडवीय जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस में सम्मानित किया गया है। इस टाइम पर पूरे भारत भर में अगर देखा जाए तो ये कई सारे आंगनवाड़ी केंद्र चलाते हैं। मतलब करीब करीब आप समझ लीजिए 600 आंगनवाड़ी केंद्रों में ये छोटे बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। आंगनवाड़ी केंद्र वो होते हैं, एक तरीके से स्कूल होते हैं, लेकिन ये टॉडलर्स के लिए होते हैं, मतलब दूध पीते बच्चों के लिए। मान लीजिए एक छोटा बच्चा अभी पैदा हुआ है, कुछ ही महीने हुए हैं, वो चल नहीं पाता है, तो ऐसे में उसकी देखरेख के लिए आंगनवाड़ी बनाए जाते हैं, क्योंकि उसके माता पिता जो है वो मजदूरी करने जाते हैं, तो बच्चा कहाँ रहेगा। तो इस तरीके के बच्चे आंगनवाड़ी केंद्रों में टेक केयर किए जाते हैं। तो ऐसे ही आंगनवाड़ी में उन बच्चों को टीच करते हैं और एजुकेट करते हैं आकर्ष श्रॉफ और इनकी टीम। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, दुनिया में एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है जिसका नाम है हैमलेट, इसको किसके द्वारा लिखा गया है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।